हमें बुलाया है छोटी रानी? हाँ बुलाया है। जिस कक्ष में दोनों रानियां हैं उस कक्ष में आग लगा दो। तुम दोनों को ये करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता छोटी रानी। हम इतनी अच्छी रानियों को मार नहीं सकते। अगर ये काम नहीं करोगी तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगी और तुम्हारे नाम पर मौत दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहिए। लेकिन महाराज पूछेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी तो उसी कक्ष में है, और अगर दोनों रानियां नींद से जग गई तो महाराज को कहना कि तुम लोगों ने मुझे ही बचाया है। बाकी दोनों रानियां मर गई क्योंकि मेरे पास राजकुमारी है। राजकुमारी को बचाने जाते हुए दोनों रानियां मुझे बचा नहीं पाई। मैं अपने कक्ष में चली। तुम लोग अपना काम शुरू करो। हम कैसे दोनों रानियों को आग में जला दे? बड़ी रानी और मछली रानी ने हमारा कितना भला किया है, मैं किसी भी कीमत पर मार नहीं सकती। बड़ी रानी और मछली रानी को राज्य के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों बड़ी रानी और मछली रानी को राजमहल के बाहर जो नदी है उसमें नाव बनाकर बहा देते हैं। इससे उनकी जान तो बच जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो दोनों को इस कक्ष के गुप्त दरवाजे से बाहर निकालते हैं। इसके बाद आग जलाकर बड़ी रानी और मछली रानी को लेकर छुपकर नदी के किनारे जाएंगे। अब चलो हम नदी के पास चल। अब चलो हम नदी के पास चलते हैं। वो देखो केले का पेड़। चलो दोनों केले का पेड़ काटकर नाव बनाते हैं। एक काम करते हैं, तुम यहाँ रहो, दोनों रानियों को देखो। मैं केले का पेड़ काटकर नाव बनाती हूँ। अच्छा वही करो तुम, मैं यही हूँ। इतना बड़ा पाप कर्म ना करके नदी में बहा दे, फिर भी तो जान बच जाएगी। ये कहकर एक दासी केले का पेड़ काटकर नाव बनाना शुरू कर देती है और एक दासी दोनों रानियों की पहरेदारी करती है। इसके बाद दोनों को दो नाव में बहा देती है दासिया। दूसरी ओर राजमहल में आग देखकर सब हैरान हो जाते हैं और आग बुझाने दौड़ पड़ते हैं, पहरेदार और दास दासियां। हाय हाय हाय, इस कक्ष में तो बड़ी रानी और मछली रानी थी, वो आग के अंदर पड़ रही है। ऐसी बात मत कहो दासी, मेरी रानियों को कुछ नहीं होगा। तुम लोग इतने समय कहाँ थी? तुम लोग तो बड़ी रानी और मझली रानी के कक्ष में थी। मेरी दोनों रानियों को क्या हुआ कौन जाने। दरअसल महाराज, हम छोटी रानी को उनके कक्ष में देखकर आए और देखते हैं कि इस कक्ष में आग लगी है। हमें माफ कर दीजिए। ये लोग सही कह रहे हैं महाराज। प्रभु जल्दी आग बुझाओ। महाराज अचानक आग लग गई है, आप शांत हो जाइए। बड़ी रानी और मझली रानी शायद इतने समय में मर गई होंगी। अब उस राजकुमारी को मुझे अकेले ही पालना होगा। अगर आप टूट जाएंगे तो मैं अकेली राजकुमारी चंद्रावती को कैसे बड़ा करूंगी? मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। विधाता तुम मुझे सजा दो। कैसे आग लगी इस कक्ष में दासी? कैसे आग लगी इस कक्ष में? उन्हें ठीक से आग लगाई थी ना? निश्चित रूप से छोटी रानी, आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। दोनों बड़ी रानियां इतने समय में मर गई है। महाराज, आग बुझाना खत्म हुआ। दोनों रानियों में से कोई भी तो नहीं मिल रही है। सिर्फ ये 2 चूड़ियां मिली है। हमने बहुत ढूंढा लेकिन रानियां नहीं मिली महाराज। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो फिर दोनों रानियां कहाँ गई? रोइए मत महाराज, आप चंद्रावती को गोद में लीजिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ, उनके जल जाने की राख नहीं दिख रही है? क्यों? तुम लोगों ने सच में आग लगाई थी ना? ऐसा लगता है कि बड़ी रानी और मछली रानी बहुत ज्यादा जल गई है, इसीलिए शायद कोई भी नहीं दिख रही है।
दासी ने तो सही बात कही है महाराज। मंत्री, यह क्यों हुआ? रानिया मुझे छोड़कर क्यों चली गई? महाराज की राजकुमारी चंद्रवती को गोद में लेते ही वो हंस देती है, जिसे देखकर महाराज सब दुख भूल जाते हैं। दूसरी ओर दोनों रानियां नदी के रास्ते बहते बहते अचानक तेज हवा में दोनों दो दिशाओं में चली जाती है। आज बहुत थकान महसूस हो रही है, गला भी सूख गया है। एक काम करता हूँ, पास की नदी से थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये क्या, पालकी पर बहकर कौन जा रहा है? लगता है कोई इंसान है। मुझे उसे बचाना होगा। एक लकड़ी से उस पालकी को खींच लेता हूँ। अरे ये लड़की तो बेहोश हो गई है, पहले इसको होश में वापस लाना होगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरा घर कहाँ है? बेटी, तुम नदी के रास्ते बहती हुई आ रही थी, मैंने तुम्हें बचाया है। जब तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम मेरे पिता हो? हाँ बेटी, अब घर चलो। मेरी कोई भी संतान नहीं है, आज से तू मेरी बेटी है। आज मैंने मिट्टी के घड़े बहुत अच्छे दाम पर बेचे हैं। अगर रोजाना ऐसा लाभ हो तो खाने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये क्या, नदी से बहकर कौन जा रहा है? मुझे इस लड़की को बचाना होगा। पहले लड़की को होश में लाती हूँ, फिर पता चलेगा। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे बस याद है कि कोई बच्चा रो रहा था। लगता है बेटी, आप अपना अतीत भूल गई हो। मेरे दोनों कुलों में कोई नहीं है। आप चाहो तो मेरे पास रहकर मेरी संतान की तरह रह सकती हो। आज से आप मेरी बेटी हो। माँ, मेरी माँ, धन्यवाद। मेरी पहचान जाने बिना भी आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया। आज से आप भी मेरी माँ हैं और आप नहीं, तुम कहकर पुकारना आपसे। तो चलो हम घर चले। दूसरी तरफ राजकुमारी चंद्रवती राजमहल में धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। मैना पक्षी को छोड़कर लगभग सभी लोग दोनों रानियों को भूल चुके हैं। कितने स्वार्थी होते हैं इंसान, कितनी जल्दी सबको भूल जाते हैं। काश मैं एक बार फिर बड़ी रानी और मंझली रानी को देख पाती। जब दोनों रानियां इस राज्य में नहीं हैं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं भी किसी और जगह चली जाती हूँ। पिताजी, आपकी पत्नी और बच्चा कोई नहीं है क्या? वो मर गए? क्या तुम वो बात सुनना चाहती हो? मेरी भी एक संतान थी, लेकिन मेरी पत्नी की लापरवाही के कारण वो संतान नदी में डूबकर मर गई। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। आप क्या कह रहे हो पिताजी? सब तो विधाता की इच्छा से होता है। कोई माँ भला अपनी संतान की उपेक्षा कैसे कर सकती है? बताओ। तूने सही कहा बेटी, ये बात मुझे बाद में समझ में आई और मैंने तेरी माँ को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मन छोटा मत करो पिताजी, देखना एक दिन माँ जरूर आपके पास वापस आएगी। अब आंखों के आंसू पोंछ लो, देखो। माँ,
मैं भी तुम्हारे साथ मिट्टी के घड़े और मटके बनाऊंगी, तब तुम ज्यादा से ज्यादा बेच पाओगी। अकेले तुम कितने घड़े मटके उठाओगी? मेरी पगली बेटी, आज मेरी बेटी जिंदा होती तो तेरी ही तरह बड़ी होती। खैर, क्या तू बना पाएगी? हाँ, बना पाऊंगी माँ। तुम्हें देखकर तो कुछ सीखा है, देखती रहूंगी और बनाती रहूंगी। वाह, बहुत सुंदर बनाया है बेटी। तू फिर बीच बीच में मुझे भी बनाकर दे दिया कर घड़े बर्तन। क्या ऐसी शांति मुझे तब मिलती जब वो दोनों रानियां जिंदा होती। उफ, अच्छे से मेरा सिर दबा। ये क्या, तुम दोनों रुक क्यों गए? मालिश हो गई? दे रही हूँ छोटी रानी। कितनी बार कहा है मुझे रानी माँ कहो। अब इस राज्य की रानी सिर्फ मैं हूँ। अकेली रानी नहीं हो मालकिन, एक दिन जरूर दोनों रानियां लौटेंगी और तुम्हें सजा देंगी। इस सारी संपत्ति की मालकिन होंगी मैं, बस समय का इंतजार है। देखते देखते 15 साल बीत जाते हैं। छोटी राजकुमारी धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। वो देखने में बहुत सुंदर और मोहक थी। राज्य के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। राजा और छोटी रानी की शक्ल पर भी अब उम्र का असर दिखने लगा है। पिताजी, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकती। पेट के खाने और तुम्हारी दवाइयों के लिए मुझे जंगल से लकड़ियां काटने जाना ही पड़ेगा। तू मेरी अपनी बेटी ना होकर भी जो कुछ भी करती है, विधाता तुझे लंबी उम्र दे बेटी। सब कुछ तुम्हारे पास ही रख दिया है, कोई जरूरत हो तो ले लेना। मैं चलती हूँ, लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचनी भी होंगी। तुम्हें बहुत चोट लगी है ना दीदी? असल में मैंने देखा नहीं जलावन की लकड़ी से। नहीं नहीं, चोट नहीं लगी बहन। तुम कौन हो? तुम्हें तो इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं पास के गांव में एक बूढ़ी माँ के साथ रहती हूँ। घर के लिए खाना बनाने का सामान जुटाने आई हूँ। तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या हम पहले मिले हैं। ये लकड़ियाँ तुम रखो बहन। आज से तुम मेरी दीदी हो। चलो मेरे साथ, हमारे घर एक वक्त का खाना खाओगी, मना नहीं कर सकती। लेकिन घर पर मेरे बूढ़े पिताजी हैं। तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकूंगी दीदी, चलो। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो चलो ठीक है, घूम लेते हैं तुम्हारे घर। तुम आई हो बेटी, बहुत अच्छा किया। बहुत दिनों बाद मेरे घर कोई मेहमान आया है। आप बहुत अच्छी माँ है। तुमने मुझे माँ कहा, आज से तुम मेरी 2 बेटियां हो। खैर, मैंने खाना बना कर रखा है, चलो आज तीनों एक साथ खाएंगे। माँ, मेरा खाना खत्म हो गया, घर पर पिताजी अकेले हैं। बहन, तुम माँ को लेकर कल मेरे घर आना, मना मत करना। मैं आज चलती हूँ। ठीक है दीदी, माँ को लेकर कल तुम्हारे घर आऊंगी। तुम मुझे बहुत अपनी सी लगती हो। मुझे भी बहन, तुम बहुत अपनी लग रही हो। खैर, मैं चली। अरे बेटी, आज इतनी देर क्यों हो गई? मुझे तो लकड़ियां भी नहीं दिख रही। क्या तूने सारी बेच दी? नहीं पिताजी, जानते हो, आज मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे इंसान से हुई है। जिन्होंने तेरा इतना आदर सत्कार किया, तेरा भी ये फर्ज बनता है कि तू उनका आदर सत्कार करे। तू भी उन्हें न्योता दे। पिताजी, मैंने उन्हें न्योता दिया है, वो कल आएंगी। मैं सुबह बाजार जाकर सब्जियां और कुछ फल खरीद लाऊंगी।
तुम्हारी दवाई भी तो खरीदनी है। पिताजी, मैं बाजार से सामान ले आई हूँ, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अगर मैं भी ठीक होता तो तेरी मदद कर पाता। अकेली कितना काम संभाल लेगी। चिंता मत करो पिताजी, मैं ठीक सब काम कर पाऊंगी। दीदी हम आ गए हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं? बहन, वो देखो, पिताजी बरामदे में सोए हैं। पिताजी, माँ, तुम दोनों इस तरह रो क्यों रहे हो? दीदी सही कह रही है। माँ क्या बात है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? मैं बताता हूँ बेटी, तू मेरी पत्नी के बारे में पूछ रही थी ना। ये है मेरी खोई हुई पत्नी गृहिणी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। जो अन्याय मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा मैं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें छोड़कर अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ, पिताजी, तुम, मैं सब एक साथ रहेंगे। तूने सही कहा बेटी, आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो। मेरे गले लग जाओ, देखती हूँ। इसके बाद वो चारों मिलजुल कर रहने लगते हैं और 2 साल बीत जाते हैं। बूढ़े बूढ़ी दोनों का ही देहांत हो जाता है और बड़ी रानी और मछली रानी अकेले ही अपने घर पर रहती है। पिछले दिन ही अच्छे थे दीदी, पिताजी और माँ जिंदा थे, कितना आनंद होता था। सही कह रही है बहन, विधाता को पिताजी और माँ को ऐसे नहीं ले जाना चाहिए था। जाने दे, चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। मुझे लगता है मैं अब और जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे मरने से पहले छोटी रानी के सब बुरे कर्मों के बारे में राजकुमारी चंद्रवती को बताना चाहती हूँ। दया करके उसे थोड़ा खबर दोगी? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इतनी बड़ी सच्चाई बताए बिना मैं मरकर भी शांति नहीं पाऊंगी। तू रुक, मैं राजकुमारी को बुलाकर लाती हूँ। राजकुमारी, हमारी एक दासी लगभग मरने वाली है। वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। क्या कह रही हो तुम दासी? ठीक है, चलो देखती हूँ वो क्या कहना चाहती है। राजकुमारी, आप आई हैं। मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। सुनिए तो। आपने तो सुना है कि आपकी 3 माताएं हैं, जिनके तीनों का खून आपके शरीर में है। हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि मेरी 2 माताएं मेरे जन्म के समय मर गई थी। वो मरी नहीं थी राजकुमारी। आपकी 2 माताएं अभी भी जिंदा है और मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगी। आपको सब बताकर मैं मरकर भी शांति पाऊंगी। छी, मेरी माँ इतनी खराब, इतनी नीच। मेरी माँ के बारे में सोचते ही घृणा हो रही है। छी। राजकुमारी, हम इस दासी को दफनाने का इंतजाम करते हैं। आप अपने कमरे में जाइए। ठीक है दासी। मैं अपने बाकी 2 माताओं को खोजकर निकालूंगी, जिन्होंने बिना किसी दोष के सजा भोगी है। मुझे नहीं पता मेरी 2 माताएं कहाँ हैं। मुझे पिताजी के पास जाना होगा। पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए जंगल जाकर शिकार सीखना चाहती हूँ। नहीं बेटी, बहुत कष्टों के बाद तुझे पाया है। तुझे जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिताजी ठीक बात कह रहे हैं। मैं और पिताजी बात कर रहे हैं। इसके बीच आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों बात कर रही हो बेटी? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं ठीक हूँ।
सुनिए पिताजी, अगर आपने मुझे जंगल नहीं जाने दिया तो मैं आज से भूखी रहूंगी। मैंने कह दिया। ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं, साथ में एक दासी और 2 सिपाहियों को भी लेकर जाना होगा। ठीक है पिताजी, मैं राजी हूँ। तुम लोग चलो। पिताजी, मैं आज अपना पसंदीदा घोड़ा नहीं लूंगी। आज मैं दूसरा घोड़ा लेकर जाऊंगी। राजकुमारी में अचानक इतना बदलाव। ठीक है, जाओ तुम, ध्यान से जाना बेटी। आज बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं नहाना चाहती हूँ। राजकुमारी, आसपास तो कोई जलाशय नहीं दिख रहा, सब तो जंगल है। वो देखो एक झरना। सुनो, मैं उस झरने में स्नान करूंगी। तुम सब और दूर हट जाओ। ठीक है राजकुमारी, हम दूर जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे यहाँ से भाग जाना होगा, मेरी 2 माताओं को खोजने के लिए। ये क्या, कहाँ गई? झरने के पानी में बह तो नहीं गई? हम महाराज को जाकर क्या कहेंगे? अगर राजकुमारी नहीं मिली तो हम राज दरबार में नहीं जा पाएंगे। तब हमारा सर कलंक करवा देंगे महाराज। लो, हम चारों तरफ अच्छे से खोजते हैं। मुझे महाराज से किसी भी चाल से इस राज्य की सब कुछ अपने नाम करना होगा। इन 17 सालों में तो मैं महाराज को किसी तरह राजी नहीं करा पाई। क्या हुआ रानी, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? राजकुमारी के लिए क्या? नहीं महाराज, असल में मैंने आपको कहा था ना कि ये राज्य मेरे नाम कर दीजिए। अगर आपको कभी कुछ हो जाता है, तब अगर राज्यवासी मुझे महारानी के रूप में अस्वीकार कर दे। सुनो रानी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरे लिए मेरी प्रजा सब कुछ है। वो जो चाहेंगे वही होगा। इसके अलावा मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी दोनों रानियां अभी भी जिंदा हैं, इसलिए मैं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं जाता हूँ। नहीं, मुझे जादूगर के पास जाना ही होगा। आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा रानी। ये लो, ये दवाई ले जाइए, इसे राजा के खाने के साथ मिलाकर रोजाना खिलाना। आप देखेंगी धीरे धीरे महाराज का शरीर बहुत बीमार होते जा रहा है। इस दवाई के असर से भविष्य में महाराज बहुत पागल हो जाएंगे। हे। तब सारी संपत्ति का हिस्सा आपको मिल जाएगा। हे। धन्यवाद जादूगर, मुझे पता था आप मुझे मना नहीं करेंगे। आपने मुझे बचाया था एक दिन, इसलिए क्या मैं आपको मना कर सकता हूँ? अब आप घर वापस जाइए। महाराज बेवजह चिंता कर रहे हैं। आज हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, उसे कुछ नहीं होगा। वैसे भी सिपाही दासी वे तो है ही। ये नींबू का रस पी लीजिए, मन हल्का लगेगा। धन्यवाद रानी। मेरी इच्छा पूरी होगी, तुम राज्य मुझे देने के लिए मजबूर होंगे। मेरी तबीयत ऐसी क्यों लग रही है? मेरे सिर में ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? कौन हूँ मैं? क्या हो गया महाराज? अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वैद्य को खबर दूं? कौन हो तुम? वैद्य को क्यों आएंगे वो? कौन हूँ मैं? महाराज ऐसा पागलपन क्यों कर रहे हैं? सैनिक, वैद्य को बुला लाओ। जी मंत्री जी, हम जा रहे हैं। सैनिक वैद्य को बुला लाते हैं, लेकिन वैद्य राजा को ठीक नहीं कर पाते। जैसे जैसे समय बीतता है, राजा विक्रम उतना ही पागलपन शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी चलते चलते बहुत दूर चली जाती है। बहुत प्यास लगी है, आसपास कोई घर नहीं दिख रहा।
दूर एक कुटिया दिख रही है, वहां जाकर थोड़ा पानी मांगती हूँ। बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी देंगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं दूंगी। अच्छा, ये लड़की मुझे इतनी अपनी क्यों लग रही है? क्या ये मेरी बेटी है? क्या मेरा कभी कोई बच्चा था? कौन हो तुम बेटी? तुम्हें देखकर इतनी अपनी क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो। क्या हम पहले मिले थे? ये क्या, आप दोनों की आंखों में तो आंसू है। अरे, हमारी आंखों में सचमुच आंसू है, लेकिन इन आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे ये हमें नहीं पता। तुम हमें बहुत अपनी लगती हो बेटी, बस यही जानती हूँ। दीदी सही कह रही है, मुझे भी आप दोनों बहनें बहुत अपनी सी लग रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, तुम इस जंगल में क्यों आई हो? असल में मैं अपनी खोई हुई 2 माताओं को खोजने आई हूँ। एक साधु के दिए आशीर्वाद से मेरा जन्म मेरी 3 माताओं के खून से हुआ है, लेकिन जिस माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुआ वो अभिमान और लालची थी। उसने मेरी 2 बड़ी माताओं को आग में जलाकर मारना चाहा था, लेकिन 2 दासियों ने उन्हें बचा लिया था। उन्हें ही खोजने मैं जंगल आई हूँ। क्या आप दोनों सगी बहनें हैं? नहीं नहीं, हम दोनों बहनें नहीं है। बहुत साल पहले हमारे माता पिता को हम नदी में बहते हुए मिले थे। क्या पता हमारी क्या पहचान है, हमें कभी याद नहीं आता। अगर कभी याद करने की कोशिश करती हूँ तो सर में बहुत दर्द होता है। लेकिन आपके माता पिता तो नहीं दिख रहे, वे भी कुछ दिन पहले ही मर गए, दोनों ही। अब हम यहीं रहते हैं, एक छोटी सी कुटिया में। पता नहीं क्यों ये दासी की बातों से मेल खा रहा है। इसका मतलब ये दोनों मेरी 2 माताएं हैं। देखूं तो इनके सर के बीच कोई चोट का निशान है या नहीं। मेरा कैसा भाग्य, विधाता ने मेरी दोनों माताओं को एक साथ ढूंढवा दिया। आप दोनों मेरी खोई हुई 2 माताएं हैं, क्योंकि उस दासी ने मरने से पहले कहा था कि दोनों रानियों के सिर पर कटा हुआ निशान है, जो तुम्हारे सिर पर है। नहीं नहीं, तुम ये सब गलत सोच रही हो बेटी। मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ, रानी कैसे हो सकती हूँ? तुम छोटी बेटी, तुम्हारे सिर में कोई समस्या तो नहीं है? चलो मेरे साथ उस साधु के पास, मैं साबित कर दूंगी कि तुम ही मेरी वो खोई हुई माताएं हो। राजकुमारी अपनी बड़ी रानी और मछली रानी को लेकर उस साधु के पास जाती है और सारी घटना बताती है। आपसे ही सब कुछ शुरू हुआ है, अब आप ही सब कुछ समाधान करें साधु बाबा। ठीक है बेटी, मैं सब कुछ का समाधान कर देता हूँ। तुम दोनों अपना अतीत देख पाओगी। अपनी आंखें बंद करके बैठो। मेरी सोना बेटी कितनी बड़ी हो गई है। मैं कभी तुझे इस तरह प्यार नहीं कर पाई। अब कभी हमें छोड़कर मत जाना बेटी। तुम सब शांत हो जाओ। राजकुमारी, अपनी दोनों माताओं को लेकर जल्दी से राज्य लौटो और अपने पिता की रक्षा करो। क्या हुआ साधु बाबा, मेरे पिताजी को क्या हुआ है? छोटी रानी महाराज को जादूगर की दी हुई एक खतरनाक दवाई खिला खिलाकर लगभग पागल कर चुकी है। जल्दी से राज्य लौट जाओ। आप ये क्या कह रहे हैं साधु बाबा? तो हम चलते हैं साधु बाबा, आशीर्वाद दे। राजकुमारी चल बेटी, जल्दी से, हमें तुम्हारे पिता को बचाना होगा। महाराज, अपना राज्य मुझे लिख दीजिए। हाँ हाँ, अपना राज्य तुम्हें सब लिख दूंगा। छोटी रानी, मैं तुम्हारे नाम सारा राज्य लिख दूंगा, एकदम व्यवस्थित। यही तो मैं चाहती थी इतने दिनों से।
महाराज जब भी मुझे सब कुछ लिख देंगे तभी मैं महाराज को मौत की सजा दे दूंगी। इस राज्य की महारानी मैं बनूंगी। ये राज्य मेरे कब्जे में होगा। मंत्री दस्तावेज लाओ तो जरा। जी रानी माँ। महाराज जब छोटी रानी को सारी संपत्ति लिख देने वाले होते हैं, ठीक उसी समय दोनों रानियां और राजकुमारी वहां आकर हाजिर होती हैं। ये क्या? तुम दोनों जिंदा हो? लेकिन ये कैसे संभव है? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों को देखकर मैं आसमान से गिर पड़ी हूँ? हो छोटी। कौन रानी? इस राज्य की रानी सिर्फ मैं हूँ। महाराज मुझे दस्तावेज में सब लिख गए हैं। महाराज इस दस्तावेज पर जरा हस्ताक्षर कर दीजिए तो। नहीं पिताजी, किसी कागज पर हस्ताक्षर मत करना। क्या तुम मेरी बेटी होकर रानियों की तरफ हो गई? मैं सिर्फ आपकी अकेली बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी भी बेटी हूँ। मेरे जन्म के समय मेरी बड़ी दोनों माताओं ने भी उतना ही प्रसव पीड़ा महसूस किया था। तुम कितनी बेवफा हो, मुझे तुमसे घृणा है। महाराज हमारे वश में है। मेरे सामने तुम्हारी बात आज महाराज नहीं सुनेंगे। चंद्रवती, आज से मैं तुझे भी अपनी संतान कहकर परिचय नहीं दूंगी। पिताजी पे आपकी बात नहीं चलेगी और आपके जैसी लालची माँ की मुझे जरूरत भी नहीं है। बड़ी रानी, मंजली रानी, राजकुमारी, तुम सब यहाँ? महाराज सामान्य हो गए। अब क्या होगा मेरा? मैं महारानी नहीं बन पाऊंगी। सारी योजना टूट गई मेरी। पिताजी, मैंने बड़ी माँ और मझली माँ को ढूंढ लिया है। मैं आपको सब बताती हूँ। माँ ने बड़ी माँ और मझली माँ के साथ बहुत बुरा किया। इतनी हिम्मत तुम्हारी छोटी रानी। आज से तुम्हारी जगह राजमहल में नहीं है, तुम्हारी जगह अंधेरे कारागार में है। सैनिकों, इस छोटी रानी को कारागार में डाल दो। जी महाराज, हम जा रहे हैं। चलो छोटी रानी, वरना बागियों की तरह जबरदस्ती लेकर जाएंगे कारागार में। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। मुझसे गलती हो गई महाराज। गलती नहीं बल्कि पाप किया है। एक कहावत है ना, लालच पाप है और पाप मृत्यु है। इतने दिनों में आपने एक काम की बात कही है महाराज। सैनिक छोटी रानी को अंधेरे कारागार में डाल आते हैं। इसके बाद महाराज विक्रम अपनी बड़ी दो रानियों और राजकुमारी के साथ सुख शांति से जीवन शुरू करते हैं। प्रजा भी अपनी खोई हुई रानियों को वापस पाकर बहुत खुश होती है।